CARA यानी कि कारा, जिसको कि हम सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी के नाम से जानते हैं, उसके द्वारा बच्चों की सुरक्षा और गोद लेने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए देश भर में राज्यों को दिशा निर्देश जारी किया गया है। यानी कि स्टेट अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटीज को दिशा निर्देश जारी किया गया है, ताकि हर बच्चे को सुरक्षित परिवार मिल सके और साथ साथ उस बच्चे की पहचान को भी गुप्त रखा जा सके। और ये सभी दिशा निर्देश दिए गए हैं किशोर न्याय बालकों के देखभाल संरक्षण अधिनियम 2015, जो कि जिसका संशोधन 2021 में किया गया था, और साथ साथ एडॉप्शन रेगुलेशन 2022 के अधीन। अब आज इसके माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी क्या है और साथ साथ उसके द्वारा ये जो गाइडलाइन दी गई है, जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, उसके क्या मायने हैं, आखिर क्यों इसके द्वारा ये गाइडलाइन जारी किया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं अभी हाल ही में जो दिशा निर्देश जारी किए गए, जो गाइडलाइन जारी की गई, वो क्या क्या है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अभी जो भी CARA के द्वारा दत्तक ग्रहण निर्देश यानी गोद लिए जाने के लिए जो निर्देश जारी किए गए, वो प्रत्यक्ष तौर पर, सीधे तौर पर जुड़े हैं बच्चों की सुरक्षा को लेकर, बच्चों की गोपनीयता को लेकर, और साथ साथ बच्चों के जो राइट हैं यानी कि चाइल्ड जो राइट्स हैं उसको लेकर ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। ये कहा गया है कि जो संबंधित एजेंसियां हैं वो केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण यानी कि CARA और राज्य दत्तक संसाधन एजेंसी यानी कि SARA, इन एजेंसियों के माध्यम से अब क्या होगा कि जो भी बच्चे हैं उनको गोद लेने के लिए इन 3 गाइडलाइन मुख्य रूप से इनको ध्यान में दिया जाना जरूरी है। जिसमें सबसे पहली बात यह कही गई है कि इन 3 गाइडलाइन के माध्यम से पारदर्शिता बढ़ाई जा सके, जवाबदेही बढ़ाई जा सके और साथ साथ बाल सुरक्षा को मजबूत किया जा सके। पारदर्शिता कैसे होगी, जवाबदेही कैसे होगी और बाल सुरक्षा मजबूत कैसे होगी, अब एक एक करके इस गाइडलाइन को समझेंगे तो ये चीजें और स्पष्ट हो जाएंगी। जारी दस्तावेज में 3 ज्ञापन है, संख्या इनकी 3 है, ये याद रखेंगे। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो प्रक्रिया को मजबूत करना, डेटा रिकॉर्ड को सुरक्षित करना। चलिए सबसे पहले बात करते हैं, पहली बात क्या कही गई है इस गाइडलाइन में। तो पहली बात ये कही गई है कि गोद लेने के लिए, देखिए गोद लेने की जो प्रक्रिया है, ऐसा नहीं है कि किसी भी बच्चे को गोद लिया जा सकता है। उसके लिए कुछ कानूनी रूप से ऐसे प्रोविजंस बनाए गए हैं, कुछ कानून नियम बनाए गए हैं कि उन कानूनों के तहत, अगर उन कानूनों की जो प्रक्रिया है उसके तहत जब वो बालक मुक्त होता है तभी वो गोद लिए जाने के लिए अधिकृत होता है, यानी तब उसको गोद लिया जा सकता है। तो कानूनी रूप से मुक्त घोषित करने से पहले जो सभी अनिवार्य प्रक्रिया होती है उसका पालन किया जाना जरूरी है। पहली गाइडलाइन में यही बात कही गई है। यानी कि अगर कोई बच्चा है तो पहले उसकी उचित जांच की जाए, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके जीवित माता पिता, जो जैविक माता पिता हैं वो जीवित हैं, या वो उसको अपने पास रखना चाहते हैं, और अगर नहीं रखना चाहते हैं तो उसका कारण क्या है। इन सभी चीजों की कानूनी रूप से पहले जांच की जाए, फिर उसके लिए एडवर्टीजमेंट निकाला जाए, उसके लिए जो पोर्टल है उस पर सूचना दी जाए, और जब हर तरह से वो जांच नियत समय में पूरी हो जाए, उसके लिए एक नियत समय भी होता है, तो जैविक माता पिता क्या अगर पता लग गया कि वो नहीं है या वो है, तो अगर उसको परित्यक्त अवस्था में रखना चाहते हैं तो ऐसी कंडीशन में पहले उसके पुनर्वास की व्यवस्था की जाती है। अगर वो भी नहीं, उस चीज में पुनर्वास भी नहीं संभव है, तब फिर निर्धारित समय सीमा का पालन करने के बाद ये अगर अश्योर्ड हो लिया जाए कि कानूनी रूप से वो बच्चा मुक्त घोषित हो चुका है, सभी प्रक्रियाओं का पालन किया जा चुका है, तभी उसको इस प्रक्रिया के तहत गोद लेने की प्रक्रिया में शामिल किया जा सकता है। पहली बात तो ये कही गई है और इसको बहुत स्ट्रिक्ट कहा गया है कि कानूनी रूप से मुक्त घोषणा प्रक्रिया अनिवार्य जो भी प्रोसेस है उसका पालन किया जाना जरूरी है। अब अनाथ या परित्यक्त बच्चे अगर हैं तो पहले उसकी उचित जांच की जाए, जैविक माता पिता की खोज कर ली जाए, फिर उनकी सहमति असहमति क्या है, इन सभी पक्षों की जांच हो जाए। और जो ऐसे बच्चे जो सरेंडर्ड बच्चे हैं, यानी कि उनके पुनर्वास का प्रयास कर लिया जाए और निर्धारित समय सीमा जो है उस समय सीमा को देख लिया जाए। इसके बाद भी अगर लगता है तब जाके फिर इस प्रोसेस के थ्रू उस बच्चे को गोद लिया जा सकता है। दूसरी बात क्या कही गई है, दूसरी गाइडलाइन में यह कहा गया है कि उनकी सुरक्षा को लेकर कुछ निर्देश दिए गए। ये कहा गया है कि जो बच्चे ऐसे हैं, एडॉप्टेशन उनका जो रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड को सेफ रखना बहुत जरूरी है। या अगर किसी कारणवश, कई बार ऐसा होता है कि जो एजेंसियां होती है, एडॉप्शन एजेंसियां होती हैं, वो बंद हो जाती हैं या उनका विलय हो जाता है या वो डी रजिस्टर्ड हो जाती हैं। तो ऐसी दशा में पूरा का पूरा उन वहां पर ऐसी एजेंसियों में रहने वाले जो बच्चे हैं उनके रिकॉर्ड का कोई लिखा जोखा नहीं रह पाता है, तो ये एक असुरक्षात्मक स्थिति है। तो यहां पर साफ तौर पर इस गाइडलाइन में ये कहा गया है कि ऐसी परिस्थितियों में जहां पर निर्धारित प्राधिकरण है उसको हस्तांतरण किया जाना जरूरी है उन रिकॉर्ड्स का, जो रिकॉर्ड्स इन एजेंसियों, एडॉप्शन एजेंसियों के पास उन बच्चों के थे। भले ही वो एजेंसियां, उनका विलय हो जाए, वो एजेंसियां बंद हो जाए, लेकिन वो रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाना जरूरी है।
और किसके पास, तो निर्धारित प्राधिकरण को वो रिकॉर्ड हस्तांतरित होंगे। अब यहां पर कानून सम्मत जो रिकॉर्ड है, अगर उसको उसको उस रिकॉर्ड को समाप्त भी करना है तो वो कानून सम्मत होना चाहिए। बिना प्राधिकरण की अनुमति के वो रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय भी नहीं किए जा सकते। नहीं तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका रिकॉर्ड गायब हो जाने पे उन बच्चों के, हम कह सकते हैं कि गलत इस्तेमाल की संभावना हो सकती है। तो इसलिए इन रिकॉर्ड को लेकर भी यहां पर सख्त गाइडलाइंस जारी की गई हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो निरंतर सुरक्षा है इन बच्चों की वो अनिवार्य होना चाहिए, और साथ साथ रिकॉर्ड सुरक्षित रखना अनिवार्य है, भौतिक रूप से भी और डिजिटल रूप से भी। लेकिन अगर भौतिक रिकॉर्ड, ये भी हो सकता है कि कह दे कोई व्यक्ति या कोई एजेंसी कि हमारे यहाँ आग लग गई, वो भौतिक रिकॉर्ड है वो ध्वस्त हो गया, तो डिजिटली भी उसको सुरक्षित रखे जाने के लिए इस गाइडलाइन में साफ तौर पर कहा गया है। तीसरी बात क्या कही गई है कि बच्चों की पहचान की सुरक्षा होनी चाहिए, यानी कि उन बच्चों की पहचान को रिवील नहीं किया जा सकता। कानूनी अनुपालन इस चीज का एकदम अनिवार्य बना दिया गया। किशोर न्याय अधिनियम की धारा 74 यही कहती है, और इस किशोर न्याय अधिनियम की धारा 74 का सख्ती से यहां पालन किया जाए कि बच्चों के, चाहे उनके नाम हो गए, उनकी फोटो वीडियो या कोई भी पहचान वाली ऐसी जो चीज होती है, उनकी जो जानकारी होती है, उसको साझा किए जाने पर यहां पर प्रतिबंध लगाया गया है। सख्ती से इसका पालन करने का निर्देश दिया गया है। जो भी प्रतिबंधित उनकी जानकारी है वो लीक नहीं होनी चाहिए। अब इसमें लक्षित समूह क्या है, तो लक्षित समूह है दत्तक एजेंसियों के बच्चे, यानी कि जो एडॉप्शन एजेंसियां होती हैं उनके अंडर जो बच्चे होते हैं उनकी ये पहचान, उनका नाम हो गया, उनका फोटो हो गया, वीडियो हो गया, ये सारी चीजें रिवील नहीं करनी है। इसके अलावा बाल देखभाल संस्थान के बच्चे, जहां पर ऐसे बच्चों की देखभाल किया जाता है, वहां भी ये रिवील नहीं हो सकता। और साथ साथ संचार माध्यम, यानी कि सोशल मीडिया और सभी संचार माध्यमों पर भी ये चीजें लीक नहीं करनी है, चाहे वो ऐसे बच्चों के नाम हो, फोटो हो, वीडियो हो या कोई भी पहचान हो, ये जानकारी साझा करना प्रतिबंधित किया गया है। अब देखिए ये बातें यहां पर कह दी गई। अब इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये 3 गाइडलाइन जो जारी किया गया, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, उस इंपॉर्टेंस को भी समझ लेते हैं। तो देखिए इस नियम का महत्व ये है कि जो भी बच्चे इस तरह के हैं, उन बच्चों का भी अपना राइट होता है, चाइल्ड राइट जिसको कहते हैं, यानी कि राइट टू फैमिली। अगर वो बच्चा इन फ्यूचर बड़ा हो जाता है, वो चाहता है कि हम अपने परिवार, हमारा मूल रूट क्या था, राइट टू आइडेंटिटी, अपनी पहचान कि हमारी रूट कहां से थी, हम भले ही पालन पोषण हमारा गोद लेकर किसी के द्वारा किया गया है, ये सारी चीजें, राइट टू प्रोटेक्शन, हमारी सुरक्षा, यानी कि हमारी कोई भी प्राइवेसी लीक ना हो। तो इन सारी चीजों के लिए अगर वो बच्चा बड़े होने के बाद 25 वर्ष का मान लीजिए वो बच्चा हो गया और वो ये जानना चाहता है कि हमारी हिस्ट्री क्या है, हमारे जैविक माता पिता कौन थे, फिर हमारा ट्रांसफर किनको हुआ, किस एजेंसी हम किसके पास गए, तो ये सभी चीजें सुनिश्चित करने के लिए ये नियम महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर ये सारे डेटा सुरक्षित होंगे, उनको रिवील नहीं किया जाएगा, गलत तरीके से उनका इस्तेमाल रुकेगा, तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि सिस्टम क्या होगा, साफ होगा और अकाउंटेबल होगा, हर जगह पारदर्शी होगा, अकाउंटेबल होगा, यानी कि डेटा सुरक्षित होंगे और सब कुछ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा कि ये बच्चा अमुक जगह से पाया गया, फिर अमुक कानूनी प्रक्रिया के पालन करते हुए फिर इसको गोद लेने की प्रक्रिया हुई, फिर गोद लेने की प्रक्रिया के बाद ये बच्चा इनके पास गया, इन्होंने इनको गोद लिया और ये बच्चा यहाँ यहाँ पढ़ाई किया है, उसके हेल्थ के सारे रिकॉर्ड्स होंगे, उनकी सारी चीजें, सारी जानकारी उसमें होगी। जो बच्चे का अपना अधिकार है, राइट टू फैमिली, राइट टू आइडेंटिटी, ये सारे जानने का अधिकार है, तो उसको ये सुनिश्चित करता है। फिर फ्यूचर प्रोटेक्शन, बच्चे को फ्यूचर में अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस ना हो, इसलिए भी ये जरूरी है। तो ये इसलिए ये तीनों की तीनों जो गाइडलाइन है महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं CARA, यानी कि सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, ये क्या है और इसका क्या मतलब है। तो देखिए ये सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी बेसिकली महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जो है उसी के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है। और इसका काम क्या है, तो सेरा, जो अगर हम कारा जिसको हम कह रहे हैं, CARA सेंट्रल की एजेंसी है, ऐसे ही स्टेट में SARA होती है, यानी कि स्टेट एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी होती है। अब JJ एक्ट जो 2015 का है, उसके माध्यम से जो धारा 68 है, ये वैधानिक निकाय का दर्जा इसने प्राप्त किया था। और इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है कि जो एसोसिएटेड या रिकॉग्नाइज्ड एडॉप्शन एजेंसियों के माध्यम से जो बच्चे होते हैं, जो अनाथ होते हैं, या ऐसे बच्चे जो परित्यक्त होते हैं, छोड़ दिए जाते हैं, बहुत से ऐसे कारण होते हैं, गरीबी के कारण या अनचाहे गर्भ धारण के कारण बहुत से ऐसे बच्चे छोड़ दिए जाते हैं, तो परित्यक्त बच्चे की श्रेणी में वो आते हैं। ऐसे बच्चे या कुछ बच्चे जानबूझ के सौंपे जाते हैं, तो इस तरह के बच्चों को गोद लेने का जो प्रोसेस होता है, जो प्रक्रिया होता है, उससे संबंधित है CARA, यानी कि सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, उन्हीं से इसका संबंध है। और आपको यह याद रखना है कि हेग कन्वेंशन ऑन इंटर कंट्री एडॉप्शन
जो 1993 है, उसी के प्रावधान के अनुसार भारत में जो केंद्रीय प्राधिकरण के तौर पर इसको नामित किया गया है। तो भारत में केंद्रीय प्राधिकरण के तौर पर जो बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया है वो CARA एक केंद्रीय प्राधिकरण की तरह काम करता है। किसके तहत? तो हेग कन्वेंशन ऑन इंटर कंट्री एडॉप्शन के तहत। और साथ साथ हम आपको बता दें कि वर्ष 2003 में इसको अनुमोदित किया गया था और इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। तो ये कुछ तथ्य हैं जो आपको याद रखने हैं। चलिए अब चलते हैं एक महत्वपूर्ण सूचना की तरफ। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो आपके सामान्य अध्ययन की प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी होगी बहुत आसान, क्योंकि आपके पास समय अगर कम है तो आपके लिए एक बेस्ट हमारे पास कोर्स है जिसका नाम है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स में 14 महीने में प्रीलिम्स और मेंस दोनों के जीएस के पोर्शन को कवर किया जाता है। साथ साथ आपको 2 साल के करंट अफेयर्स को भी कवर किया जाएगा वीडियोस के माध्यम से, आपको प्रिंटेड मटेरियल के माध्यम से। साथ साथ इसमें 18 टेस्ट भी आपको देने को मिलेंगे। माध्यम की कोई समस्या नहीं, क्योंकि यहाँ हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों माध्यम में ये कोर्स अवेलेबल है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस कोर्स को आप ले सकते हैं 34,999 से भी कम कीमत पर, क्योंकि यहाँ पर AMITABH अमिताभ कूपन कोड अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इस पर अतिरिक्त डिस्काउंट आपको मिलता है। अब ये कैसे इस्तेमाल करना है? तो आपको दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है। वहां आप जाएंगे, वहां से जीएस स्टूडियो फाउंडेशन कोर्स पर जाएंगे और वहां पर इस कोर्स की सारी डिटेल्स भी आपको मिलेंगी और वहां से कोर्स को परचेस करने का ऑप्शन मिलेगा, जहां पर अमिताभ कूपन कोड लगाते ही आपको अतिरिक्त डिस्काउंट का लाभ मिलेगा। इसके अलावा इन फ्यूचर अगर आप ऑफलाइन बैच में आते हैं तो इस कोर्स में दी गई आपकी फीस वहां पर एडजस्ट कर दी जाती है, तो आपको एक दोहरा लाभ इस कोर्स के माध्यम से मिलता है। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आपके लिए एक अच्छा विकल्प है, ऐसे लोगों के लिए खासकर जिनके पास पढ़ने के लिए ज्यादा समय नहीं मिल पाता है। आइए अब आज के अभ्यास प्रश्न को सौंपते हैं आपके जिम्मे। CARA किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? गृह मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, सामाजिक न्याय मंत्रालय या विधि मंत्रालय? तो इस प्रश्न का जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और साथ ही टेलीग्राम चैनल पर भी हम उपलब्ध हैं, दृष्टि IAS यूट्यूब नाम से, वहां भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।